हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ उसमें हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसमें बात करेंगे हम ओटी असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में। तो मुझे काफ़ी समय से बोला जा रहा था कि ओटी असिस्टेंट का सिलेबस बता दीजिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और साथ में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम आपका आने वाला है, अभी सफदरजंग का आने वाला है, या फिर ईएसआईसी के होने वाले हैं अभी, या डीएसएसबी के होने वाले हैं। तो उन सब के लिए एमसीक्यू एक प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है। तो क्लास को भी मिस नहीं करना है आपने, और वीडियो को भी स्किप नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, आज हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अभी सफदरजंग का कल या परसों शायद नोटिफिकेशन आया था उनके सिलेबस के रिगार्डिंग। तो उन्होंने सिलेबस में क्या किया है, उन्होंने जो सिलेबस में रखा है 30% रखा है अदर, और 70% रखा है सिलेबस, जो उन्होंने बोला है अपने उसमें। तो 30% में क्या आपसे पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग है, इंग्लिश है, या फिर रीजनिंग जो रहती है वो वाली पूछी जाएगी। और 70% उन्होंने बोला है सिलेबस। तो सिलेबस की मैं अगर बात करूँ तो सिलेबस हमारा वही होता है जो हम पढ़ाई करते हैं, जो हमारे जो हमने कोर्स किया था उस टाइम, जो हमें बुक्स मिली थी, या फिर जो हम प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं उसके बारे में जो हमने पढ़ा है, उसी के बारे में ये हमारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो जैसे मैं अगर कुछ टॉपिक्स डिस्कस डिस्कस करता हूँ आपसे, तो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या टॉपिक रहते हैं। जैसे कि फॉर दैट एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो, जैसे कि देखो, अनेस्थीसिया की बुक हमने पढ़ी थी। उसमें क्या हमने तैयार किया था, ड्रग्स तैयार की थी। ड्रग्स मतलब ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ा था, और जो फार्माकोलॉजी उसके बारे में पढ़ा था। और हमने क्या अनेस्थीसिया वर्क स्टेशन जो होती है हमारी मशीन, उसके बारे में पढ़ा था। उसके अंदर क्या क्या आता है मैं बात करूँ तो, जैसे कि पिन इंडेक्स सिस्टम आता है, हाई फ्लो, लो फ्लो, जो प्रेशर्स होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सिलेंडर्स के बारे में पूछा जा सकता है। कलर कोडिंग क्या होती है, की नंबर क्या होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर की नंबर क्या होता है। या फिर पूछ लिया CO2 के सिलेंडर का, नाइट्रस के सिलेंडर का। इस तरीके से चाबी के या की के जो नंबर आते हैं, पिन इंडेक्स, वो पूछे जाते हैं इसमें कई बार। और अनेस्थीसिया मशीन से जैसे वेपोराइजर होते हैं, सेवोफ्लोरिन होता है, आइसोफ्लोरिन होता है, डेस्फ्लोरिन होता है। ये सब जो इतने वेपराइजर्स हैं, इन सब के बारे में, इनके मैक क्या होते हैं, ये सब पूछा जाएगा। सर्किट्स क्या होते हैं, जैसे क्लोज सर्किट हो गए, बेंच सर्किट हो गए, अम्बू बैग होगा, इन सब के फुल फॉर्म्स, इन सब के बारे में आपने पढ़ के जाना है। और प्रॉपर देखो, ज़्यादा समय है नहीं आपके पास, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेना, एमसीक्यू भी तैयार करना, और अपनी बुक की हेल्प जरूर लेना, बुक से भी इसको कंटिन्यू करते रहना। तो अनितिशा की बात होगी। अगर मैं वही बात करूँ, और इसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे, एमजीपीएस के रिगार्डिंग सवाल आते हैं। एमजीपीएस बोले तो जैसे मैनिफोल्ड गैस पाइपलाइन सिस्टम, जो अस्पताल के अंदर होता है, जिसमें टेक्नीशियन ही वर्क करते हैं। ओटी टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एमजीपीएस को भी देखना। तो उसमें भी सवाल होते हैं, जैसे कि उसमें सिलेंडर्स का प्रेशर कितना दे रहे हैं आप, पीएसआई क्या होता है, आपने कितनी लाइन प्रेशर भेज रहे हैं, उसके बारे में उसमें पूछा जा सकता है। या फिर डी टाइप के सिलेंडर का साइज क्या होता है, बी टाइप का क्या होता है। अगर ए टाइप के सिलेंडर में, मतलब सिलेंडर्स के टाइप्स होते हैं, ए से लेके ABCD, इस तरीके से जो होते हैं वो पूछा जा सकता है आपसे। और पूछा जा सकता है आपसे कि जो डी टाइप के सिलेंडर में कितने लीटर गैस होती है, या फिर ए टाइप के में कितने लीटर होती है, या फिर बी टाइप के में कितने लीटर गैसेस होती है। इन सब के बारे में पढ़ लेना। और पढ़ लेना आप CSSD के बारे में। CSSD क्या होती है, CSSD के बारे में आपने पढ़ के जाना है। CSSD का स्टेलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, केमिकल मेथड क्या होता है, फिजिकल मेथड क्या होता है, या हम कि इसमें स्टेलाइजेशन में ऑटोक्लेविंग क्या क्या कर सकते हैं, ETO क्या क्या सामान करा सकते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ के जाना है। से देखो, CSSD का पूछा ही पूछा जाएगा। और एक जो टॉपिक होता है जो स्पेशल होता है, वो होता है बायोमेडिकल वेस्ट, जो सभी से पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड सवाल ना। आप चाहे गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर लें, या फिर एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं जॉब के लिए, तो उसमें भी आपसे बायोमेडिकल वेस्ट से रिगार्डिंग सवाल पूछे जाते हैं। सवाल क्या होते हैं, वही कि आप ये बिन, ये जो कूड़ा है, ये कौन से डस्टबिन में डालेंगे। कलर कोडिंग वाले जो होते हैं, जैसे है ना, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, मतलब इस टाइप के जो सवाल हैं, जो मैं कई वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो, उनमें भी हैं। तो इस टाइप के सवाल आते हैं। आईसीयू में क्या वर्क कर रहे हैं, आईसीयू के हिसाब से सेंट्रल लाइन, आर्टरी लाइन, ये सब जो डलती है, इनमें जैसे नॉर्मली ज्यादा सवाल जो देखा जाता है, सीवीपी का प्रेशर पूछा जाता है कि एम सेंटीमीटर में बताएं, MMW, इस तरीके से जो पूछा जाता है, वो भी आपका सेंट्रल लाइन में आ गया, आर्टरी लाइन में आ गया। कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, सवाल होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी सवाल आते हैं। तो आपने ये पढ़ के जाना है, प्रिपेयर होके जाना है। और मेरे हिसाब से क्या बचा है इसमें, आपने कंप्लीटली ये सब आपका सिलेबस है। और अदर की तो आपको पता ही है, आप अदर तो आप पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। तो ये सब सारे जो सिलेबस रहने वाले हैं, चाहे हमारे ओटी असिस्टेंट हो, या फिर ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे मैं ईएसआई की बात करूं, या सफदरजंग एग्जाम की बात करूं, या फिर मैं बात करूं डीएसएसबी की, तो ये सवाल आने ही आने, इनमें से कोई डाउट है ही नहीं। क्योंकि ये जो टॉपिक इस तरीके से घूम के जो सारा मिक्सअप आपके सामने तैयार हो रहा है, इसी में से ये सवाल निकल के आपके सामने आएंगे। तो इसलिए ठीक है दोस्तों। और जो अब मैं प्रैक्टिस क्लास आपकी शुरू कर रहा हूँ एमसीक्यू वाली, जो भी मैं आपके साथ उसमें एमसीक्यू क्लास में चलने वाला हूँ, तो एमसीक्यू क्लास में थोड़ा समय कम लूंगा मैं। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सवाल मेरे आंसर बताने से पहले उसको आप हल करें, क्योंकि इस क्लास का
इस वीडियो का पर्पज़ है सिलेबस के बाद कि आपकी प्रैक्टिस कराना। एग्ज़ाम के लिए आप प्रॉपर प्रैक्टिस में रहें, तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस करा दें, क्योंकि आप मेरे आंसर बोलने से पहले आप बताना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपने ये जो मेरे 15, 16 या 20 के राउंड में सवाल हैं, इनमें से कितने आपने सॉल्व मुझसे पहले कर लिए हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ठीक है दोस्तों, चलता हूँ मैं आपको एमसीक्यू की तरफ, जो एमसीक्यू की सीरीज़ है, जो कि मैं चाहूँगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो दोस्तों शुरू करता हूँ मैं पहले सवाल से। पहला सवाल कह रहा है वाटर सील ड्रेनेज शुड बी। जो वाटर सील होती है, जो आप देखे होंगे चेस्ट ड्रेन जिसे बोला जाता है, वाटर सील ड्रेनेज शुड बी। तो ऑप्शन दिए इन्होंने। ऑप्शन ए की बात करूं, अबव द चेस्ट लेवल रखनी है क्या, वो अबव द चेस्ट लेवल पे रखनी है क्या, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं बिलो द चेस्ट लेवल पे रखनी है, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं एट द लेवल ऑफ द चेस्ट, या फिर डी की बात करूं एट द हेड एंड ऑफ द बेड एनी लेवल। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है, देखो चेस्ट ड्रेन कहाँ पे डालते हैं, चेस्ट पे इधर डालते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर चेस्ट ड्रेन जब डालते हैं तो उसका लेवल कहाँ पे रखते हैं, तो उसका लेवल जो ऑप्शन बी बोल रहा है बिलो द चेस्ट लेवल, यानी चेस्ट के नीचे की तरफ वो रखा जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन जो इसका बी है वो राइट आंसर है क्वेश्चन वन का। अगले सवाल की तरफ चलता हूं मैं। इन लंबर पंक्चर निडल मस्ट बी इंसर्टेड इनटू। देखो ये जो सवाल है ना, मेरे बोलने से पहले आंसर आप खुद टिक करते जाना, और जितने आप कर लो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने इतने आंसर पहले ही मेरे से बोलने से पहले आपने सही कर लिए थे। तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस क्लास होने वाली है, आपकी प्रैक्टिस करानी है। तो सवाल दोबारा सुन लो। इन लंबर पंक्चर निडल्स मस्ट बी इंसर्टेड इनटू। तो लंबर पंक्चर के बारे में बोला, लंबर पंक्चर कब करते हैं, जब स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, या फिर जैसे कभी सीएसएफ के कुछ काम करना है तब लंबर पंक्चर दिया जाता है, सीएसएफ का सैंपल निकालना है। तो ऑप्शंस की बात करूं, ए सब एर्कनोइड स्पेस में, या फिर बी की बात करूं साइनस में, या फिर सी की बात करूं बोन में, या फिर डी की बात करूं नन ऑफ दीज। तो देखो सब एर्कनोइड स्पेस में लंबर पंक्चर किया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के जब लंबर पंक्चर करते हैं तो सब एर्कनोइड स्पेस में करते हैं, और कहाँ पे करते हैं, L3 एंड L4 पे करते हैं, यानी नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में मिड में किया जाता है। तो आप ये देख लेना, जब सवाल अगर ऐसा है और ऑप्शन आए तो आपने L3 L4 पे राइट करके आना है। ठीक है, चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ईथर इज एन अनेस्थेटिक एजेंट। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ईथर एज एन अनेस्थेटिक एजेंट। सवाल समझ गए होंगे आप कि इनमें से कौन सा ट्रू जो स्टेटमेंट है वो रहने वाला है ईथर के लिए। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं, ए पूछ रहा है, ए है यूज्ड विद मसल्स रिलैक्सेंट, क्या मसल्स रिलैक्सेंट में इस्तेमाल होता है, या फिर ऑप्शन बी है स्लो इंडक्शन, या फिर सी है हाई रिस्क ऑफ कार्डियक अरेथमिया, या फिर ऑप्शन डी है रिकवरी फास्टर। तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट होने वाला है वो है ऑप्शन बी स्लो इंडक्शन। क्लियर है, आप आंसर साथ के साथ करते रहो और नोटबुक पे डायरी पे ये लिखते रहो सवाल ना, क्योंकि आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। क्लियर, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। केटामाइन कैन बी यूज्ड इन ऑल द ऑफ द सिचुएशन एक्सेप्ट। केटामाइन जो है, केटामाइन जो आप ड्रग्स, केटामाइन क्या होती है, इंडक्शन एजेंट की ड्रग्स होती है केटामाइन। केटामाइन कैन बी यूज्ड इन ऑल ऑफ द सिचुएशन एक्सेप्ट, यानी इन सब में से केटामाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक को छोड़ के, जो एक्सेप्ट में इसने पूछा है। ए की बात करूं स्टेटस अस्थमेटिक्स, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं फॉर एनाल्जेसिया एंड सिडेशन, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं इकेमिक हार्ट डिसीज। तो इसमें जो देखो स्टेटस अर्थमेटिक में भी यूज करते हैं, फॉर एनाल्जेसिया में भी, सिडेशन में भी, ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज में भी, लेकिन कहाँ नहीं करते, अगर एक्सेप्ट पूछा है तो इकेमिक हार्ट डिसीज में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। विच एनेस्थेटिक एजेंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलर, यानी कि ये जो एनेस्थेटिक एजेंट दिए इन्होंने ऑप्शंस में, इनमें से जो रीनल फेलियर के जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सा है इनमें। तो ऑप्शंस की बात करूं, ए आइसोफ्लोरिन, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं डेस्फ्लोरिन, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं हेलोथिन, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं मेथॉक्सीफ्लोरिन। देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें मेरे पास बोर्ड भी है, मैं आपको डिटेल में भी समझा सकता हूँ, जैसे मैं कई बार समझाता भी आया हूँ, लेकिन मैं थोड़े सवाल ज़्यादा लेके आया हूँ, इसलिए क्या कि आपकी प्रैक्टिस जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेथॉक्सीफ्लोरिन, जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है रीनल फेलियर में। क्लियर है, एनेस्थेटिक एजेंट की बात कर रहे थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फास्टेस्ट इंडक्शन एंड रिकवरी इज सीन विद। फास्टेस्ट इंडक्शन यानी फास्टेस्ट मतलब बहुत जल्दी उसका इंडक्शन है, और रिकवरी भी इज सीन विद। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं डेस्फ्लोरिन है, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं नाइट्रस ऑक्साइड है यानी N2, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं हेलोथिन है, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं एनफ्लोरिन है। तो इसमें जो फास्टेस्ट इंडक्शन एंड रिकवरी सीन विद देखा जाता है वो देखा जाता है डेस्फ्लोरिन के साथ। क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सक्शन प्रेशर अप्लाइड व्हाइल परफॉर्मिंग एंडोट्रेकल ट्यूब
सक्शन इन एडल्ट पेशेंट, समझे। व्हाट इज द सक्शन प्रेशर, ये सवाल सीधा सीधा हिंदी में बात करूँ तो ये पूछ रहा है कि एंडोटेकल ट्यूब का सक्शन करने के लिए हम कितना प्रेशर रखेंगे। तो ऑप्शन की मैं बात कर लेता हूँ, 40 to 60 mm HG एडल्ट के लिए पूछा है इन्होंने, या फिर ऑप्शन बी की बात करूँ 50 to 75 mm HG, या फिर ऑप्शन सी की बात करूँ 60 to 100 mm HG, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ 100 to 200 mm HG। देखो ये एडल्ट की पूछा है तो एडल्ट में जो राइट आंसर होने वाला है इसका तो डी होने वाला है 100 to 200 mm HG, क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहीं पीडियाट्रिक की बात करूं, अगर सवाल पीडियाट्रिक के सेक्शन की आ जाए ट्यूब के लिए तो उसमें आपका होने वाला है 80 to 120 है उसका जो रखते हैं प्रेशर, और इसमें एडल्ट में 100 to 200 mm की, क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट पंगेंट स्मेलिंग, यानी कुछ इन्होंने गैसेस दी हैं उनमें से कौन सी पंगेंट स्मेलिंग यानी कि जिसकी स्मेल अच्छी नहीं है, तो वो है ऑप्शन ए की बात सेवोफ्लोरिन, ऑप्शन बी की बात करूँ आइसोफ्लोरिन, या फिर ऑप्शन सी की बात करूँ बोथ आर इक्वली पंगेंट, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ वेंजेन। तो इसमें जो आइसोफ्लोरिन है ज़्यादातर देखा जाता है जब आइसोफ्लोरिन वेपोराइजर के थ्रू या मास्क के थ्रू जब देते हैं इंडक्शन के टाइम पे तो पेशेंट कई बार ऐसा नाक से सुकोड़ देता है मुंह से, क्योंकि उसकी स्मेल अच्छी नहीं है। तो आइसोफ्लोरिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, फॉलोइंग आर इंट्रावेनस अनेस्थेटिक एक्सेप्ट, यानी इंट्रावेनस अनेस्थेटिक है जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक नहीं है, एक्सेप्ट करके बोल रहा है। तो ऑप्शन ए की बात करूँ केटामाइन है, ऑप्शन बी की बात करूँ डाइज़ेपाम है, ऑप्शन सी की बात करूँ थायोपेंटोन है, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ हेलोथेन है। देखो ऑप्शन की मैं बात केटामाइन डाइज़ेपाम और थायोपेंटोन इंडक्शन एजेंट है इंट्रावेनस, तो हेलोथिन क्या है, तो हेलोथिन एक्सेप्ट पूछा है तो हेलोथिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द क्लियर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईवी एनेस्थेटिक एजेंट, अब ये आईवी एनेस्थेटिक एजेंट पूछ रहा है इसमें, तो ऑप्शन ए एथर है, ऑप्शन बी है आइसोफ्लोरिन है, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड है, या फिर ऑप्शन डी है थायोपेंटोन है। तो इसमें जो राइट होने वाला है वो क्योंकि इसमें पूछा है आईवी एनेस्थेटिक एजेंट, इसमें एजेंट पूछा है तो क्या एनेस्थेटिक एजेंट पूछ रहा है आईवी, तो इसमें थायोपेंटोन, क्योंकि देखो ईथर बात करेंगे वो भी नहीं है, आइसोफ्लोरिन ये भी इनहाइलेशनल है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी इनहाइलेशन है, तो क्या है आईवी क्या है इंजेक्शन, वो थायोपेंटोन जो कि आईवी एनेस्थेटिक एजेंट है, क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल कह रहा है पिन इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन इज, पिन इंडेक्स, देखो जो मैं बात कर रहा था पिन इंडेक्स के बारे में, तो आप ये भी सवाल याद रखना और इसी टाइप से सवाल पूछे जाने वाले हैं आपसे। हाँ वो चेंज हो सकता है सवाल का, जैसे इसमें पूछा पिन इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रस हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप से भी पूछे जाते हैं। तो पिन इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है तो ऑप्शन दिए इन्होंने 1,5, या फिर ऑप्शन 2 की बात करूँ 1,6, या फिर ऑप्शन सी की बात करूँ 2,5, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ 3,5। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ऑप्शन सी 2,5। लेकिन अगर मैं इसमें 1,5 की बात करूं तो ऑप्शन ए जो वो एयर के लिए रखते हैं, आप याद रख लेना, या फिर 3,5 की बात करूं वो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है N2O का। तो आप ये याद कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप ये बहुत अच्छे से पढ़ना है तो एक अनित शाह की बुक आती है अजय यादव की जिसमें शॉर्ट टेक्स्ट बुक है वो, उसमें आप पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में बारीकी से आपको मिल जाएंगी वो चीज़ें, तो आप पढ़ सकते हैं उस पर जाकर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अनेस्थेटिक गैस सिलेंडर विद व्हाइट शोल्डर एंड ब्लैक बॉडी इज, सिलेंडर से भी सवाल आते हैं तो सिलेंडर्स के कलर पूछ सकते हैं, जैसे इसमें तो पूछा है सिर्फ व्हाइट शोल्डर एंड ब्लैक बॉडी, व्हाइट शोल्डर ब्लैक बॉडी किसकी होती है, ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी की बात करूँ ऑक्सीजन की, या फिर ऑप्शन सी की बात करूँ CO2 की, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ एयर की। तो दोस्तों इसमें जो व्हाइट शोल्डर ब्लैक बॉडी जो रहती है वो रहती है ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन। N2O की आपको पता है ब्लू होती है, CO2 की ग्रे होती है। अब चलते अगले सवाल की तरफ, इनहाइलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस फॉर न्यूरो सर्जरी, अब ये पूछ रहा है इनहाइलेशनल जो एजेंट है वो न्यूरो सर्जरी में कौन सा ज्यादा चॉइस में रहता है। तो ऑप्शन की बात करूँ आइसोफ्लोरिन रहता है, या फिर ऑप्शन बी की बात करूँ हेलोथिन रहता है, या फिर ऑप्शन सी की बात करूँ एनफ्लोरिन रहता है, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड रहती है। तो इसमें दोस्तों जो चॉइस ऑफ न्यूरो सर्जरी में माना जाता है वो आइसोफ्लोरिन माना जाता है, तो आइसोफ्लोरिन इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, व्हाट इज द शॉक एनर्जी फॉर डिफिब्रिलेटर इन एडल्ट, देखो ये थोड़ा CPR से रिलेटेड सवाल है लेकिन आपके काम का रहने वाला है, इसलिए मैं मिक्सअप करके लाया हूँ कुछ इनहाइलेशनल एजेंट, कुछ ड्रग्स, कुछ अब ये CPR से रिलेटेड एक सवाल आ गया, तो सब क्या है, व्हाट इज द शॉक एनर्जी फॉर डिफिब्रिलेटर इन एडल्ट, शॉक एनर्जी पूछा है जब डिफिब्रिलेटर से CPR के टाइम पे एनर्जी क्रिएट करते हैं तो क्या रहती है। ऑप्शन की मैं बात करूँ वाईफेसिक 200 से 300 जूल, यानी बाईफेसिक 200 टू 300 जूल, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं मोनोफेसिक 300 जूल, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं मोनोफेसिक 360 जूल, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं बाईफेसिक 120 से 200 जूल।
तो दोस्तों ये जब जो देते हैं एनर्जी उसके लिए बोल रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होने वाला है। बाईफेसिक 122 200 जूल। जूल में होते हैं, जे बना भी आए तो आप जूल समझ लेना, और किसी में नहीं होते हैं। बाईफेसिक और मोनोफेसिक होते हैं, तो बाईफेसिक रहता है इसमें 120 200 जूल। क्लियर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है समटाइम्स लोकल एनेस्थेटिक आर मिक्स्ड विद एड्रेनल टू। सवाल सिंपल सा है, पूछ रहा है कि समटाइम्स लोकल एनेस्थेटिक आर मिक्स्ड विद एड्रेनल टू। मतलब कुछ जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं उनमें एड्रेनल का मिक्स किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं, एक ही, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं डिक्रीज सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं इंक्रीज सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड लोकल एनेस्थेटिक। तो दोस्तों एड्रेनल क्यों मिलाया जाता है लोकल में, लिग्नोकेन प्लेन में कई बार मिक्सअप आते हैं, आपने देखी ना, आप यूज कर रहे हैं लिग्नोकेन प्लेन भी, लिग्नोकेन प्लेन होती है कि होती है लिग्नोकेन भी एडीआर, तो एडीआर बोले तो एड्रेनल। तो वो ये देखो इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, ड्यूरेशन को बढ़ाता है लोकल एनेस्थेटिक को, अगर एड्रेनल मिक्स है तो ये भी सही है। और दूसरा भी क्या है, डिक्रीज सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ठीक। अगले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है लोकल एनेस्थेटिक लीस्ट लाइकली अफेक्ट, लोकल एनेस्थेटिक लीस्ट लाइकली अफेक्ट, तो क्या है, ऑप्शन ए की बात करूं टच सेंसेशन, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं पेन परसेप्शन, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं प्रेशर सेंसेशन, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं मोटर फंक्शन। तो लोकल एनेस्थेटिक लिस्ट लाइकली अफेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें जो राइट होने वाला है, देखो टच सेंसेशन भी होती है, पेन परसेप्शन भी होता है, और प्रेशर सेंसेशन भी होती है, लेकिन क्या नहीं है, वो है मोटर फंक्शन। तो इसमें डी जो है वो सही होने वाला है, मोटर फंक्शन। क्लियर है दोस्तों। इस वीडियो में सवाल मैं कुछ इसलिए भी जल्दी बता रहा हूँ, जो मैंने पहले भी कहा है, आप अपनी प्रैक्टिस करना, अपने जितने आपके पास पड़े हुए हैं सबको क्रॉस चेक करते जाना है कि हाँ आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक पहुंच गई है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लास्ट ही सवाल बचा है इसमें। तो अगला लास्ट और आखिरी सवाल है इसका, विच लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटी अरेथमेटिक। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं, देखो विच लोकल एनेस्थेटिक ड्रग इज ऑल्सो यूज इन एंटी अरेथमेटिक की पूछा है, लोकल एनेस्थेटिक के बारे में, एंटी अरेथमेटिक में क्या यूज करते हैं। तो क्या है, ऑप्शंस की मैं बात करूं, ये है वेंजोकेन, या फिर ऑप्शन बी है लिडोकेन, या फिर ऑप्शन सी है प्रोकेन, या फिर ऑप्शन डी है मेपिबाकेन। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होना है एंटी अरेथमेटिक के लिए क्या करते हैं हम यूज, बी लिडोकेन, लिडोकेन इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो सिर्फ मैं ये आपको परखने के लिए, यानी कि आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए लेके आया था कि एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस होती हो जाए जल्दी से, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी है, 20 या 22 तारीख आई थिंक। और डीएसएसबी या ईएसआई की जो प्रिपरेशन करें उनके भी इंपॉर्टेंट काम में आने वाले सवाल से, जिनकी आपकी रिविजन हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।